इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अपना फिजिकल स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए शरीर की विटामिन ई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बॉडी के अंदर। और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेने पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑर्गन्स तक पहुंचाया जा सकता है। और विटामिन ई की डोज लगभग 13 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से बॉडी को ज़रूरत होती है, जो कि हमें नॉर्मली कुछ चीज़ों से मिल जाता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स और भिंडी की सब्जी शामिल है। अगर हम अपनी डाइट में हफ्ते में 1 या 2 बार भिंडी की सब्जी को शामिल करेंगे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत रोज सुबह नाश्ते के साथ लेंगे, तो विटामिन ई की कमी शरीर में दूर हो जाती है। और विटामिन ई की कमी दूर होने से या विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेने से मांसपेशियां अत्यंत शक्तिशाली हो जाती हैं, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। और इसीलिए इसको पहलवानों वाला विटामिन कहते हैं, क्योंकि पहलवान लोग काफ़ी ज़्यादा वर्जिश करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी उनकी सांस नहीं फूलती, क्योंकि रिक्वायर्ड ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली पहुंच जाता है। विटामिन ई की शरीर में कमी हो जाने पर नर्वस वीकनेस और हाथ पैर कांपना और ठीक से खड़ा ना हो पाना, और जो बॉडी में लेग्स में पाई जाने वाली पतली नसें हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ना पहुंच पाना शामिल है। ये ब्लड कैपिलरीज को फैला देता है, लगभग 50% तक फैला देता है, जिससे कि ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अधिक मात्रा में पहुंचने लग जाता है, जिससे कि आदमी अपने शरीर में चुस्ती और फुर्ती फील करने लग जाता है। इसके साथ यदि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लिया जाए 3 घंटे के गैप के साथ, तो सोने पे सुहागे का काम करता है। और बीमारी से कमजोर हुआ शरीर भी लगभग 15 दिनों के सेवन से काफी तंदुरुस्त और चुस्त हो जाता है। इसलिए विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। डॉक्टर इवान शट एक हुए हैं बहुत फेमस डॉक्टर, उन्होंने विटामिन ई के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे बच्चे जो कि खड़े नहीं हो पाते थे बचपन में, छोटी एज में, जिनको ऐसे नॉर्मली बच्चा 1 साल तक खड़ा होकर थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर बच्चा जो है 1 डेढ़ साल तक भी चलने में समर्थ नहीं है, तो ये विटामिन ई की कमी को इंगित करता है। और विटामिन ई की प्रचुर मात्रा देने पर कई विदेशी डॉक्टरों ने कई इस तरह के केसेस सॉल्व किए हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा महंगी दवाई के बच्चों को चलने फिरने योग्य बनाया है। जो थाइस की मसल्स हैं, विटामिन ई की कमी होने पर बहुत कमजोर हो जाती हैं और लूज हो जाती हैं, जो कि विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेने पर थाई मसल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। और कुश्ती लड़ते समय या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या एक्सरसाइज करते समय शरीर को थकान महसूस नहीं होती है और दिल की धड़कन नहीं बढ़ती है। जरा सा मेहनत करने पर भी जिन लोगों की सांस फूल जाती है, जिन लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उन्हें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। और हमारी बॉडी में सिक्रीट होने वाले कई प्रकार के हार्मोन्स भी विटामिन ई से कंट्रोल होते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल जितना शरीर के लिए ज़्यादा होने पर नुकसानदायक है, उतना एक मिनिमम क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल शरीर में होना भी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होगा तो कई सारे हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोन है, एंड्रोजन, ऑस्ट्रोजन है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, वो नहीं बन पाएंगे। और इवन इफ आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी भी बनता है, जो लोग केमिस्ट्री अच्छे लेवल पर पढ़े हुए हैं, बीएससी एमएससी लेवल तक, वो ये देखते हैं कि विटामिन डी का स्ट्रक्चर और कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में केवल साइड चेन का फर्क होता है, मेन न्यूक्लियस वही होता है, साइक्लिक जो साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस है विटामिन डी में और विटामिन और कोलेस्ट्रॉल में। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल जीरो करने की कोशिश ना करें। कोलेस्ट्रॉल कुछ मात्रा में शरीर में होना भी आवश्यक है, वरना शरीर में होने वाले कई सारे बनने वाले हार्मोन्स, एंजाइम्स और मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाएंगे। आंतों का मोशन काफ़ी स्लो हो जाता है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाने से। और नॉर्मल जो रेंज है कोलेस्ट्रॉल की 100 से लेकर 150 तक नॉर्मल मानी गई है। और 200 के आसपास अगर कोलेस्ट्रॉल है तो 200 से 220 तक बॉर्डर लाइन होती है, मतलब इस बीच में हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। और 220 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल अगर रहता है तो वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने पर वो नसों में जमने का खतरा पैदा हो जाता है और नसों में ब्लॉकेज होने से फिर हार्ट अटैक की संभावना बनती है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एचडीएल और एलडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बेकार होता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है, नसों में इसके जमने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांस फैट टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है। लेकिन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जितना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नसों में ब्लॉकेज से रोकता है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल खुद नसों को साफ करने का कार्य करता है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हाई करने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, किशमिश, काजू और चिलगोजा इत्यादि लेना चाहिए, जिससे कि बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। यदि हम कूटू के आटे का कुछ बना हुआ खाएं, बिना तला हुआ, डीप फ्राई करा हुआ ना हो, तो कूटू का आटा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लेकिन कोलेस्ट्रॉल से लोग डरते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा साइलेंट किलर अगर हम देखें तो दैट इज ट्राइग्लिसराइड विच इज आल्सो कॉल्ड फैट. फैट इज ए ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरीन विद द स्टीयरिक एसिड एंड पोमिटिक एसिड, दैट इज कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड और सैचुरेटेड फैट. ये कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा खतरनाक है और नसों में इसके जमने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. और अगर किसी को डायबिटीज है और उसके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है देन ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. तो थोड़ा नॉर्मली हम अपने खाने पीने पर ध्यान देके और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की समस्या से बच सकते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है आजकल के युग में. क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहते आदमी, अगर 100 मीटर भी जाना है तो स्कूटी या मोटरसाइकिल से जाना पसंद करते हैं. पान खाने भी जाएंगे तो भी स्कूटी या मोटरसाइकिल से जाएंगे. लेकिन पसीना बहाने पर कोलेस्ट्रॉल बर्न भी होता है और पसीने के थ्रू थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बाहर भी निकल जाता है बॉडी से. लेकिन गर्मियों में भी जो पसीना निकालने का नेचुरल प्रोसेस ऊपर वाले ने हमें दिया है कि हम गर्मियों में मई जून जुलाई अगस्त की गर्मी में शरीर में से पसीना निकल जाता है अपने आप, उसके साथ भी काफ़ी ब्लड की गंदगी और कोलेस्ट्रॉल बाहर चले जाते हैं. लेकिन हमने एसी चला करके नेचुरल फिनोमेना को स्टॉप करने की कोशिश की है. लगातार एसी युक्त एटमॉस्फेयर में रहने के कारण गर्मियों में भी हमारी बॉडी से पसीना बाहर नहीं निकलता, जिससे कि ब्लड में टॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इकट्ठे होने लगते हैं बिना पसीना निकलते हुई स्थिति में. घर में भी हम एसी में है, एसी कार में घूम रहे हैं बाहर निकल के, और ऑफिस में भी एसी चल रहे हैं. लिहाजा पसीने का सिक्रीशन जो गर्मियों में 6 महीने होना चाहिए नेचुरल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करने का जो काम करता है, वो भी हम नहीं कर पाते हैं. और एसी चला करके हम अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ाते चले जाते हैं. और जितना पसीना हम नहीं निकालेंगे और ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन टू हार्ट अटैक. वी आर टेकिंग मोर एंड मोर फैट, वी आर टेकिंग मोर एंड मोर ग्रेनोटाइप ऑफ फैट, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है. कहीं भी आप किसी ढाबे वगैरह में चले जाते हैं तो सिके हुए पराठे के ऊपर वो काफ़ी सारा मक्खन डाल करके दे देता है. वो मक्खन दूध का बना हुआ नहीं है, वो मक्खन ग्रेनो कहलाता है और वो पाम ऑयल का बना हुआ मक्खन होता है. वरना इतना मक्खन दे पाना संभव नहीं है एक पराठे की कीमत में. वो शरीर के लिए नुकसानदायक है और वो जाकर के जैसे ही आप खाएंगे आपकी नसों में ब्लॉकेज बढ़ाएगा. और लगातार इस तरह का खाना खाने से फैटी लीवर भी हो जाता है. अधिकतर मैं देखता हूँ कि मेरे जानने वाले कुछ ड्राइवर्स हैं जिनकी डेथ भी हो गई है और कुछ बीमार भी रहते हैं. तो वो लोग ज़्यादातर आउटिंग पे रहते हैं अपनी टैक्सी लेकर के, और होटलों का ही खाना ज़्यादा उनका होता है. सुबह दोपहर शाम हर चीज़ होटल में ही खाई जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अर्ली एज में फैटी लीवर का शिकार हो गए हैं. और फैटी लीवर का शिकार होने से लीवर में सूजन आती है और उसके बाद खाना पचना बंद हो जाता है और अल्टीमेटली शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा और फाइनली इंसान की डेथ हो जाती है. और लीवर की बीमारी का उस स्टेज में पता चलता है जबकि 90% लीवर भी अगर हमारा बीमार है तब भी हम अच्छी तरह अपने सारे कार्य कर सकते हैं. लेकिन लीवर की बीमारी काफ़ी देर से डिटेक्ट हो पाती है. तो काफ़ी देर से डिटेक्ट होने की वजह से वो अधिक कोलेस्ट्रॉल और अधिक फैट की वजह से लीवर डैमेज होता है अंत में, और इंसान की डेथ भी हो सकती है. लाइफ इट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग. तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करके पसीना बहा करके ज़रूर, अपना एक कॉमन एक्सरसाइज है कि एक थैली में 10 किलो रेता ले लीजिए, उसे ही आप पुराने बोरे में भर लीजिए और अपने घर का जीना 10 बार ऊपर नीचे चढ़ेंगे उतरेंगे उस बोरे को लेकर के, देन यू कैन मेंटेन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड देयर इज नो नीड टू टेक मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल. स्टेटिन्स आर नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, 3 से 4 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ नहीं सकता है. और हमेशा कभी भी आप चेक कराएंगे तो 150 के अंडर में ही ये कोलेस्ट्रॉल आएगा. अब फैटी डाइट हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, डाइट में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, एक कॉमन प्रॉब्लम है. तो आज 32 साल 33 साल 35 साल तक के लड़कों में ब्लॉकेज की समस्या आ रही है और अननेसेसरली इसका ट्रीटमेंट लाखों रुपए में बड़े हॉस्पिटल में होता है. तो बड़े हॉस्पिटल में जाने से बचिए. और एक निवेदन मैं अपने फ्रेंड से और करना चाहता हूँ कि लगातार स्कूटी को अवॉइड करें. ऐसा नहीं है कि हर काम स्कूटी पे या मोटरसाइकिलों पे होना है. पेट्रोल पंपों पे आप जाते हैं और जा करके कहते हैं बोले 200 का तेल डाल दो स्कूटी में. कभी अपने शरीर के बारे में भी सोचें और 200 का दूध भी अपने शरीर में डालें, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा. हम किस लिए कमाते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या स्कूटी बाइकों को पेट्रोल पिलाने के लिए? ये एक सोचने का विषय है और मैं समझता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स इस बारे में सीरियसली सोचेंगे और अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे. थैंक यू.